हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड विद एग्जांपल्स एंड विद देयर जर्नल एंट्रीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप एंड मैंने बीकॉम कर रखी है विद फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एमकॉम ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड qualified with JRF 99.88 percentile, ऑल इंडिया रैंक 60। तो चले ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ना इस ग्रुप वीडियो के नीचे मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया, ठीक है। तो उसका लिंक मैं क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको कंटिन्यूस वीडियोस देखने को मिलेंगे। आई नो कि लास्ट 2-3 दिन से कंटिन्यूस वीडियोस नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था, लाइक 104 103। तो अभी जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है, तो हम फिर से आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड है क्या, हमने डिस्कस करा था। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने क्या डिस्कस करा था कि हम क्या है इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर ईयर। मान लीजिए कि अगर हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट की, जो कि थी हमने कैसे कैलकुलेट करी थी कि कॉस्ट ऑफ द एसेट की कितनी कॉस्ट पे हमने एसेट को परचेज करा इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द एसेट हम ले लेते हैं, उसमें से हम माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू इन केस अगर हमें क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो। फिर हम इसका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है ना, जो हमारे पास अमाउंट आता है, हम उसको डिवाइड करते थे विद द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आती थी डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब ये जो एक अमाउंट हमारे पास मान लीजिए आगे 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपीज़ आए, हम क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्या है हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे अप टू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है हम डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी डेबिट करेंगे हर साल क्या है हम 10,000 अमाउंट से ही डेबिट करेंगे, और इसी डेप्रिसिएशन को क्या है हम क्या है एंड में जाके ईयर के एंड में जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लाइक प्रॉफिट एंड, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस है, लॉस है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमने यही जर्नल एंट्री करी थी, ठीक है। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि आप सेम डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर्स चार्ज नहीं करेंगे, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, लेकिन जो आप बुक वैल्यू आएगी ना, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एसेट 50,000 था, ठीक है, आपने उस पर 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आपने मान लीजिए उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करी 50,000 पे, जो कि आया 5,000। अब सेकेंड ईयर में क्या होएगा, आप अगेन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम अगेन 5,000 ही चार्ज करते, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या कहते हैं कि आप इस साल 5,000 चार्ज नहीं करोगे। अब उसकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी एसेट की 50,000 माइनस 5,000 जो हमने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी, उसकी बुक वैल्यू तो 45,000 रहेगी ना। तो आप 50,000 पे कैसे मतलब 5,000 डेप्रिसिएशन कैसे ही चार्ज कर सकते हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे 45,000 के 10% करेंगे, दैट इज 4,500। सेकेंड ईयर में 4,500 ऐसे ही, फिर हम 45,000 में से 4,500 डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बुक वैल्यू आएगी फिर उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो रिटन डाउन वैल्यू क्या है रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड भी हम इसको कहते हैं, यानी कि हम जो रिड्यूस्ड बुक वैल्यू होती है ना एसेट की हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। आई होप को आपको ओवरव्यू मिल गया होगा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जो हमने डिस्कस करा था, ठीक है। तो मीनिंग मैंने आपको अभी बताया, अंडर दिस मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन फॉर एनी एसेट इज फिक्स्ड एंड इक्वल फॉर एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो फिक्स रहता है हर साल, यानी कि वो हर साल हम क्या है इक्वल डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं।
Whereas written down value method में हम क्या कहते हैं कि under this method of charging depreciation the amount charged as depreciation for any asset is charged as a fixed rate, यानी कि जो हमारा rate of depreciation होता है वो तो fixed होता है, लेकिन हम किस पे वो rate अप्लाई करते हैं, reduced value, जो asset की value reduce हो जाती है depreciation को charge करने के बाद हर साल हम क्या है उस reduced value पे वो certain percentage of depreciation जो हमें दे रखा होता है हम वो charge करते हैं, ठीक है। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज द नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं हर साल ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, लेकिन अंडर डब्ल्यूडीवी, इसको डब्ल्यूडीवी मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हम क्या है डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। हर साल क्या है हम रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि इसकी जो बुक वैल्यू रिड्यूस्ड वैल्यू जो एसेट की रह जाती है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ना कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या है हर साल जो आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है वो सेम रहती है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर साल आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है डिक्रीज होती जाती है, यानी कि डिफरेंट होती है एवरी ईयर। ये स्टार्टिंग वाले ईयर्स में हाई होगी आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट और एंड वाले ईयर्स में क्या है ये डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर, इट इज हायर इन द इनिशियल ईयर एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट है नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है वैल्यू ऑफ एसेट। द वैल्यू ऑफ एन एसेट अंडर दिस मेथड इज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। यहाँ पे क्या है जब आप एसेट की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए उस एसेट की यूजफुल लाइफ थी 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स उस वैल्यू की एसेट हमारे पास क्या आएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या रह जाएगी, नील, जीरो रह जाएगी। लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ एसेट की वैल्यू बचती है और कुछ ना कुछ उस पर क्या है डेप्रिसिएशन लगती रहती है, इसलिए ये क्या है लिमिटेशंस में भी आ जाता है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड की, ठीक है। वैल्यू ऑफ एन एसेट इज अंडर दिस मेथड इज नॉट कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। आप कभी भी किसी एसेट को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर ही नहीं सकते, चाहे वो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट क्यों ना हो गया हो, आपको उस एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कभी भी क्या है जीरो नहीं होगी, वो हमेशा पॉइंट्स में ऐसा समथिंग कुछ ना कुछ आती ही रहेगी, ठीक है। Next point is burden. Under this method, the cost of maintenance increases year by year, adding to the increased burden on company as depreciation is also fixed every year. हमें पता है कि हर साल हम क्या है फिक्स्ड डेप्रिसिएशन लगाते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इससे क्या है जैसे जैसे हमारा एसेट पुराना होता जाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी तो इंक्रीज होती जाएगी ना, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल बर्डन क्या है इंक्रीज होता जाता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है ओवरऑल बर्डन क्या है इक्वल ही रहता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। इनिशियल ईयर्स में हमारी क्या है डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी क्योंकि जो एसेट की वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी जो बुक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, इनिशियल ईयर्स इसमें, इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या है ज्यादा होता है। तो एसेट नया होता है बट उसकी क्या है मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है इनिशियल ईयर्स में कम होती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या है ज्यादा होती है बट मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, तो वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल इफेक्ट है, यानी कि इक्वल डेप्रिसिएशन वाला इक्वल कॉस्ट का सिस्टम ही बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन लेटर ईयर्स में क्या होता है कि आपकी डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो जाएगी लेकिन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ओवरऑल क्या है सेम हो जाता है उसका बर्डन ऑन ऑल द ईयर्स। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है आपका हर साल क्या है बर्डन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का नहीं, इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दोनों को इनिशियल और स्टार्ट लेटर ईयर्स में मिला के वो क्या है ओवरऑल सेम ही रहता है, ठीक है, मोर और लेस द सेम थ्रू आउट द ईयर। वो भी यही बोल रहे हैं कि इट इज मोर और लेस द सेम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। टैक्स पर्पस क्या है, दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स। अब क्या है इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं करना है, एक्सेप्ट कुछ कुछ उन्होंने एसेट्स बता रखे हैं जहाँ पे हम यूज, अदरवाइज वो क्या है रिकमेंड करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है स्ट्रिक्टली क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इसी को ही आगे क्या है सपोर्ट करता है। इसलिए क्या है में मतलब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं ज्यादा किसको फॉलो करते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ठीक है। और सबसे कॉमन मेथड है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वो क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड,
ठीक है, चलो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने डिफरेंस स्टडी करना था, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मशीना रेट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, डिप्लीशन मेथड, ये सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, जो हम आने वाले क्लासेस में इसको करेंगे। ठीक है, और उनकी जर्नल एंट्रीज भी आगे करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। मैं भी आपके लिए क्या है, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए हर रोज़ क्या है 2 वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। ठीक है, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।